नमस्कार दोस्तों। सवाल है कि बड़ी तपिश है अपने गुनाहों की और सोचते हैं शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता। दिन भर करते हैं नफरतें इंसानों से और कहते हैं राजी परवरदिगार नहीं होता। कमोबेश यही हालात हैं आज हिंदुस्तान में, और इन हालातों पर जब हम चर्चा करते हैं तो उस स्थिति में एक सवाल उठता है, क्या हिंदुस्तान में अब कानून का शासन बचा है? क्या कानून के शासन से आज पूरी व्यवस्था चल रही है? क्या संविधान के अनुच्छेद 19 का पालन हो रहा है? क्या मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज बची हुई है? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि चाहे संविधान हो, चाहे कानून हो, चाहे व्यवस्था हो, ये हमें ऐसे खैरात में नहीं मिल गई। इसके लिए 90 सालों का कड़ा संघर्ष हुआ है, उनमें लड़ाई लड़ी गई है। देश के लिए, देश के स्वशासन के लिए, लोकतंत्र के लिए, गणराज्य के लिए और अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। और यह भी समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान मतलब कोई धर्म से नहीं होता है। हिंद कुशा की पर्वत श्रृंखलाएं जो थी, उसके इधर का जो हिस्सा है वो मुस्लिम आक्रांताओं ने उसे हिंदुस्तान कह के संबोधित किया था। इसलिए हम खुद को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदू कोई धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म है सनातन धर्म, धर्म है वैदिक धर्म। यह तो मुस्लिम आक्रांताओं का दिया हुआ शब्द है हिंदू, हिंदुस्तान। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हिंदी कह दिया। इन सारे विषयों पर हम जब चर्चा करेंगे तो एक चीज जानेंगे कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची है। सरकार अपने आप में एक तानाशाह आक्रांता बन गई है और वह डरा कर रखना चाहती है। और वह डर सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, सिर्फ आवाम में नहीं, हम सब में, हर चीज में भर देना चाहते हैं, जिससे आप उनके लिए न बोले, न टिप्पणी करें, न दूसरी चीजें। हमें नाजी शासन की याद दिलाता है, जो हिटलर का नाजी शासन था, जो एक जो है कहेंगे नस्ल के लोगों को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। जैसे आज तथाकथित हिंदू अपने आप को एक श्रेष्ठ और मालिक समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी हो, आज भी 40% से 50% से अधिक लोग ऐसे हैं जो इससे बिल्कुल अपने आप को अलग करते हैं। 20% ऐसे हैं जो अपने आप को मिड में रखते हैं, कि दोनों तरफ सोचते हैं। और शेष जो है वो अपने आप को बांट कर देखना चाहते हैं। तो यह स्थिति है, और वो चाहते हैं कि सभी डर कर रहे उन्हीं के हिसाब से। लेकिन आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इसी पर जब हम जिक्र करते हैं तो एक हमको देखना चाहिए। एक विषय किसी ने उठाया, उसी पर मैं बात करता हूं कि श्याम मीरा सिंह है, एक पत्रकार है, युवा पत्रकार है। वो तमाम सारे विषयों पर बोलते रहते हैं। उस चक्कर में उन्होंने सच बोलने के कारण उन्होंने एक देश के बड़े मीडिया हाउस में वो काम कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक बात कही कि 8 सालों से मीडिया एक ही समुदाय को टारगेट कर रहा है, पुलिस एक ही समुदाय पर कार्रवाइयां कर रही है। देश को गृह युद्ध से बचाना है तो ये एक तरफा कार्रवाई बंद हो। निश्चित रूप से देश को एक गृह युद्ध से बचाना है तो ये स्थिति हो। इस शुक्रवार को जो हुआ वो गुस्से का एक इजहार था, जिसमें कोई बहुत अशांति की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ फिरका परस्तों ने, कुछ
जो है बीच में घुसाए गए लोगों ने एक हिंसा कराने का एक ड्रामा किया, जिससे उनके प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम किया जा सके। बहुतायत में लोग इसमें शामिल नहीं थे। तो इस बात को आप यदि देखेंगे तो एक चीज पाएंगे कि किस तरह के हालात हैं। और इन सब हालात में आप देखिए कि इस हिंसा जो हुई, इस हिंसा का आखिर दोषी कौन है और कौन है जो इस तरह की घटनाएं कर रहा है। हजारों बेगुनाह धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, बेचारे एफआईआर झेलते हैं, मुकदमों की तारीखें फेस करते हैं। इस सरकार को बस मौके चाहिए ताना सरकार के सामने शिकार के लिए। आप इन बेगुनाहों को आगे कर देते हैं। कल से अब तक सैकड़ों मुकदमे हो गए, तमाम सारे लोग बर्बादी में पहुंच गए। आखिर इनको संभालेगा कौन? इनके परिवार को कौन संभालेगा? और जय श्री राम के नाम पर जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था, उसको एक नया नाम दिया गया तथाकथित हिंदूवादियों ने, या उन्होंने दिया कि जय श्री राम। जय श्री राम जैसा कोई शब्द नहीं होता था। राम नाम कहा जाता था, सीताराम कहा जाता था, लेकिन एक जो छद्म नाम दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि उसके बूते हिंसा और तमाम जो है राम के सिद्धांतों को तोड़ना था। तो उन मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का इस्तेमाल करके जय श्री राम बोल करके, और किस तरह आतंक फैलाया जा रहा है पिछले 8 साल में, किसको आप देखें। और पुलिस इन पर कुछ नहीं करती है। जिस तरीके की स्थितियां हैं उनको आप देखिए तो बिल्कुल लगता है कि आप कहां जा रहे हैं, किस जगह हैं। और इन सब हालात पे जब आप जिक्र करेंगे तो आप देखिए यूपी में क्या हो रहा था। यूपी में जो मुख्यमंत्री के एक मीडिया सलाहकार रहे सलभमणि त्रिपाठी, अब विधायक हो गए हैं देवरिया जिले से। सलभमणि त्रिपाठी ने एक वीडियो फुटेज जो है टैग करके और ट्वीट किया। उसमें क्या है कि एक पुलिस थाने की हवालात में तमाम सारे मुस्लिम समुदाय के युवाओं को खड़ा करके, दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के युवक हैं और उन्हें कमरे के अंदर, निहत्थे युवक हैं, उन्हें खड़ा करके लाठियों से पीटा जा रहा है। ऐसे पीटा जा रहा है जैसे धोबी कपड़े को पीटता है। और इस तरह के जब वीडियो आते हैं सामने तो आप देखिए कि किस निर्ममता से पीटता है और किस तरीके से उन्हें मारता है। लगता है कि इस देश में क्या कानून का शासन है। चीज कही गई है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मगर जब मजहब ही आपस में बैर सिखाने लगे तो मजहब नहीं, घिनौनी सियासत होता है। कुछ लोग जो है तमाम सारे लोगों के फोटो लगा करके टैग करके और कुछ कोट्स लिखते हैं और कहते हैं कि ये उन्होंने कहा है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इतर है। न कुरान शरीफ में कभी गैर किसी उसको मुस्लिम को मार डालने की बात कही गई है, न किसी अन्य धर्म में कही गई है। तो न हिंदू धर्म सिखाता है, न मुस्लिम धर्म सिखाता है, कोई धर्म यह नहीं सिखाता है। लेकिन आज हो रहा है। आज स्थिति यह है कि जो आईटी के ट्रोल गैंग के लोग हैं, वो किसी विचारधारा के देशद्रोही कह देने से ठेस लगती थी। वो सब जानते हैं कि ऐसे लोग जो हैं देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और इनका काम केवल ऊपर बैठे नेतृत्व को रिझाना है और उसके लिए कुछ भी करते हैं। जैसे साइड में नाचने वाली चीयर गर्ल्स होती हैं या चीयर लीडर्स होते हैं, उनके सिवा इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये इस तरह की हरकतें करते हैं और इसी हरकत में लोक सेवक भी उतर आते हैं, जिन्हें संविधान में लोक सेवक कहा गया, सिविल सर्वेंट। उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहा गया है, पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। और वो पब्लिक सर्वेंट क्या करते हैं सरकार को खुश करने के लिए? अचानक एकदम से किसी मामले में एफआईआर होती है या कोई और जांच होती है और कुछ होता है, और उसके बाद में उस समुदाय के लोगों के घरों को गिराने के लिए बुलडोजर चल देते हैं और कहते हैं कि साहब बुलडोजर गिराएंगे। तो जेएनयू की जो छात्रा है आफरीन फातिमा, उनके घर में प्रयागराज में बुलडोजर चलाने का और टाइम भी नहीं दिया गया, कहा गया कि 11 बजे तक घर खाली कर दें और उसके बाद में बुलडोजर। तो आप समझिए
आपको न सुनने का मौका मिल रहा है, न समझने का मौका मिल रहा है। आपके यहां बुलडोजर चल जाएगा, क्यों चल जाएगा? उसके पीछे जवाब देते हैं कि घर अवैध ढंग से बना है। तो साहब, जब अवैध ढंग से बना था तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं? अब क्यों हुई जब हमने एक विरोध किया? और क्या उसके आसपास बने सारे घर नंबर 1 में हैं, बिल्कुल सही है, या और जगह सही है? और क्या हिंदू जो तथाकथित हिंदू हैं, हिंदूवादी हैं, उनकी बस्तियों के सारे घर सब सही हैं? ये सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों पर जवाब देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता। स्थिति यह है कि कानपुर की एक घटना है और इसमें तुषार शुक्ला नाम का एक लड़का, और वो क्या है, गोविंद नगर थाना क्षेत्र में वो एक जो है गरीब जो मुसलमान है, तमाम सारे गरीब लोग जो फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, वैसे ही वो भी एक लगाए हुए था, अपने कपड़े बेच रहा था। और उतने में वो लड़का पहुंचता है और पूरी गुंडई के साथ में वहां के हिंदू दुकानदारों को गाली देते हुए कहता है कि तुम सब तो हिंदू हो, देखो ये कैसे एक मुसलमान यहां पर दुकान लगाए हुए है और कैसे क्या है, 1 मिनट में बाहर करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और सारी चीजें करके, और किस तरीके से वो करता है। तो ये क्या कानून व्यवस्था है? ये भारतीय संविधान है। इसके बाद में आपको एक और चीज देखनी होगी कि एक जो तमाम सारी जगह हम जैसे देख रहे हैं, कर्नाटक में एक जगह हमने देखा कि वहां पर आरएसएस का तमाम ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं आजकल, और उन ट्रेनिंग कैंप्स में आरएसएस की वेशभूषा में तमाम सारे लोग लाठियां लेके और उनको आपस में भांजते हुए ऐसे वो जैसे युद्ध लड़ रहे हो, और इसे कहते हैं कि हम आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, राष्ट्रभक्ति के आत्मरक्षा की यह दीक्षा, इसका किस नियम और किस अनुमति के तहत दी जाती है? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। कौन सा कानून? आप डराने के लिए कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह संगठन राष्ट्र के लिए खतरा है, और आज यह बात दिखाई दे रही, जब वो निरंकुश हो गए हैं तो उनका खतरा लगातार दिखाई देता है। और स्थिति यह है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जब बात होती है तो एक बाबा है दक्षिण भारत का, और वो किस तरीके से आजकल बाइक से घूम रहा है, और वो पर्यावरण बचाने के नाम पर घूम रहा है, लेकिन वो सामाजिक और राष्ट्रीय पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है। लेकिन तमाम भाजपाई मंत्री और खुद प्रधानमंत्री उसके आश्रम में गए। ये समझिए। वहीं दूसरी तरफ आप एक देखिए, एक धार्मिकता का पुट देखिए, बनारस में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, और वहां पर साल में एक बार जो है वार्षिक कार्यक्रम होता है। संकट मोचन में संगीत का कार्यक्रम होता है, और मासिक संगीत के भी कार्यक्रम होते हैं। और उस संकट मोचन के कार्यक्रम में जो वहां के महंत जी हैं विशंभरनाथ मिश्रा जी, वो जो है महंत जी आईआईटी में डायरेक्टर भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के। तो आप समझिए कि उन्होंने जो मासिक और वार्षिक संगीत समारोह होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी तरह के संगीतज्ञ को बुलाते हैं, और हर तरह का सूफी भी होता है, और हिंदू जो हैं वो भी गाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो इस तरह के चीजें हैं। तो यह भी एक है, और एक दूसरी तरफ नफरत भी है। तो आप समझिए कि नफरत के आगे किसी की ना कोई सुनी जा रही है, ना देखी जा रही है, ना समझी जा रही है। राष्ट्र को किस तरीके से एक अंधड़ में झोंक देने की कोशिश की जा रही है। कानून व्यवस्था की नाम नहीं है। चुनाव जीतने के लिए तमाम अनैतिक तरीके अपनाए जाते हैं। चुनाव आयोग भी टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और सरेआम धज्जियां उड़ती हैं सभी कानूनों की, सभी विधाओं की, सभी संविधानों की। इन सारी स्थितियों को आप देखिए। जब चाइना हमारे देश में तमाम जगह पर कब्जा कर रहा है, हमारी सीमाओं पे पूरा उसने कब्जा कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं, और उसने तमाम पुल बना लिए। सैटेलाइट पिक्चर को लेकर के जो है जारी हुई, उससे पता चला कि उसने किस तरीके से जो है लद्दाख में
अपना एक पुल बना लिया है और उस पुल के जरिए उसने अपनी आवाजाही कर ली है। उसके अलावा उसने अपने लड़ाकू विमान लद्दाख की सीमा पर तैनात कर दिए हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं और इसको लेकर के जब राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं, इस पर सवाल उठाते हैं, तो सरकार को चूना लगता है। जो सरकार कहती थी कि देश सुरक्षित हाथों में है, जिसके समर्थक कहते थे देश सुरक्षित हाथों में है, उसी समय में सबसे ज्यादा देश असुरक्षित हो चला है। ये हालात, फिर भी हम उनसे निपटने की बजाय अपने देश के अंदर कानून व्यवस्था और सारी चीजें खराब करने का काम कर रहे हैं। हम नूपुर शर्मा जो एक अपराधी है, जिसका सरेआम सार्वजनिक तौर पर टीवी चैनल्स में सब जगह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरह से उसने जो है नफरत के बोल बोले हैं, नवीन जिंदल ने नफरत के बोल बोले हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोगों ने, चाहे सांसद सूर्या हो, चाहे दूसरे लोग हो, तो ये तेजस्वी सूर्या जैसे और इन सब जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों नहीं इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं इन पे कार्रवाई होती? लेकिन उन पर नहीं होगी। सिर्फ एक समुदाय को ही टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि आप देश से प्यार नहीं करते, आप देश को जोड़ना नहीं जानते, आप देश को तोड़ना जानते हैं और तोड़ रहे हैं, लगातार तोड़ रहे हैं। यही विडंबना है और यही देश के लिए सबसे घातक। इन घातक हालात को यदि आप समझेंगे तो जानेंगे कि किस तरीके से मौजूदा सरकार एक तानाशाही पूर्ण ढंग से, नाजी उसकी तरह से काम करती है और किस तरह से बर्बाद करती है। देश का सामाजिक ताना बाना टूट चुका है। देश आतंक से लेकर के तमाम खतरों से जूझ रहा है। भाजपा की बहुप्रचारित मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। मोदी सरकार द्वारा लिए गए अनुभवहीन और गैर जिम्मेदाराना आर्थिक फैसलों ने स्थिर मूल्यों पर भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय को 2021-22 में 91,481 रुपए के स्तर पर लाकर छोड़ दिया है, जो पूर्व कोरोना काल के मुश्किल हालातों से भी नीचे है। जहां एक तरफ सरकार की आर्थिक दिशाहीनता से उपजी नोटबंदी, जीएसटी और ऋण व्यवस्था में आई समस्याओं ने देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की विकास विरोधी सोच युवाओं को गैर जरूरी मुद्दों में उलझाकर आगे बढ़ने से रोक रही है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ भाजपा सरकार अपने 8 साल के झूठे विकास का महिमा मंडन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की घटती कमाई और लगातार बढ़ती महंगाई ने उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने पर तमाम चीजों से जूझ रहा है। देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज खत्म हो चुकी है। देश में कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा कि कोई चीज कानून के दायरे में हो रही है, कानून की लाज है। स्थिति यह है कि कानून की कैसे हत्या कर दी जाए अपने फायदे के लिए, इसके लिए काम हो रहा है। और जब इसके लिए हो रहा हो तो चिंता करना लाजमी है। फिर भी जैसे कहते हैं कि किसी ने एक चीज कही, खुदा सलामत रखना उन्हें जो हमसे नफरत करते हैं, प्यार न सही नफरत ही सही, कुछ तो है जो सिर्फ हमसे करते हैं। तो इस तरह के हालात हैं कि सच बोलने वालों से इन्हें नफरत है। इन्हें नफरत है उन लोगों से जो कानून की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं। क्योंकि राष्ट्र को बनाने में, संविधान को बनाने में, गणराज्य को बनाने में इनका योगदान नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई में इनका योगदान नहीं है, त्याग में योगदान नहीं है, इनका सिर्फ लेने में योगदान है। भीख मांगकर लेते थे, दूसरों पर आश्रित होकर के जीते थे। कहीं किसी के घर खाया, कहीं किसी के घर खाया और जाके किसी के घर विश्राम किया, किसी के घर कुछ किया। तो ये इनकी आदतें नहीं है और इस बूते ये खड़े हुए हैं, अब बड़े बड़े कारपोरेट से ले रहे हैं, पूंजीपतियों से ले रहे हैं और उनके लिए समस्त नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर उनके हिसाब से नीतियां बना रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, जिससे इनके जो खास कुछ पूंजीपति हैं वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। वहीं देश दिन प्रतिदिन रोजाना नीचे गिरता जा रहा है और गिरता जा रहा है। रुपया 78 रुपए का $1 हो गया है। इतनी बुरी हालत में, गर्त में पहुंच गया है। इसके बाद में देश कर्जदार जितना है
कहने की जरूरत नहीं है। 130 लाख करोड़ का कर्जदार है, 90 करोड़ बेरोजगार हैं, 80 करोड़ लोग जो है हमारे भूखमरी में जी रहे हैं। गरीबी और बेबसी और बेरोजगारी और ये सब कुछ हमारे देश में छाया हुआ है। इसके बाद कुछ लोग जो एंजॉय कर रहे हैं वही खड़े हैं किसके साथ? इन छद्म राष्ट्रवादियों के साथ। और इन सब स्थितियों को यदि देखेंगे, देश को नाश मारने में लगे, संकट में खड़ा कर, आप समझिए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बना देने के लिए किस तरह साजिश होती है, इसका एक उदाहरण जो है सहारनपुर में देखने को मिला। जब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा था, अचानक 20-22 लोग एक अलग सी ड्रेस में आए, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अलग इनको ड्रेस से ही, इनके कपड़ों से ही पहचाना जा सकता है, वही बात हुई। और कुछ लोग इसी तरह के कपड़ों में, एक बिल्कुल स्पेशली जो डिजाइन किए हुए कपड़े थे कि हाँ दिखाया जाए, और वो आते हैं और अचानक वो हिंसा की तरफ बढ़ा देते हैं प्रोटेस्ट को। कमोबेश यही स्थिति रांची में हुई, यही स्थिति प्रयागराज में हुई। और जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो तो समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर हिंसा क्यों हो रही है, वो तो बचने के लिए भाग रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब वो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। तो इन सब हालात को यदि आप देखेंगे तो आप जानेंगे किस दिशा में देश को ले जाया जा रहा है। देश हमारा एक अच्छी तरह से एक प्रगति के मार्ग पर चल रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन आया था 2008 में और भारत उससे लड़कर जीत कर आगे पहुंच गया था और इस पर असर नहीं होने दिया था तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने। चंद असर थे जिसके कारण थोड़ी सी समस्याएं थी, लेकिन उन्हें इस तरह से प्रस्तुत किया गया, सपोर्ट नहीं किया गया। आज कोई संकट का समय नहीं, लेकिन इसके बावजूद देश गर्त में जा रहा है। देश की सरकार और गर्त में ढकेलने में, वो उसे संभाल नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन इन सब स्थितियों से निपटने के लिए वो क्या कर रही है? झूठे नैरेटिव गढ़ रहे हैं, झूठे बयान दिए जा रहे हैं, झूठे नाटक रचे जा रहे हैं। इस तरह की साजिशों का जब दौर चल रहा हो तो आप क्या कहें? इसका मतलब है कुछ लोग चाहते हैं कि इस देश में शांति ना हो, ये देश एक सुंदर राष्ट्र ना बने, एक सबल और सुरक्षित राष्ट्र ना बने, ये राष्ट्र बर्बाद होना चाहिए। कुछ ऐसा ही सोचते हैं और ऐसे ही लोग देश की कानून व्यवस्था और संविधान का मखौल उड़ाते हैं, संस्थाओं को खत्म करते हैं और संस्थाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को पूरा करने के लिए करते हैं, उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और विपक्षियों को खत्म कर देने की भावना रखते हैं। सोचिए, आप भी सोचिए। ये नहीं सोचेंगे तो आपके बच्चों का, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद होगा। आपकी बेटियां वेश्याएं बनेंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गद्दारों की कमी नहीं। और यही गद्दार है जो देश का अमन चैन खत्म करने का काम करते हैं, जो देश का कानून और संविधान उड़ाने का काम करते हैं, जो राष्ट्र में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। असली गद्दार ये है, ये राष्ट्रवादी नहीं है। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए और निश्चित रूप से द प्रिंसिपल आपके लिए सदैव अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि सिद्धांत हम छोड़ते नहीं, मूल्यों से समझौता हम करते नहीं, किसी से झुकते नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।